देखिए, दिल्ली मुंबई में तेजी से कम होते आंकड़ों ने देश में उम्मीद की किरण जगा दी है। जिस तेजी से केस बढ़े थे, उसी तेजी के साथ कोरोना के मामले घटने लगे हैं। लेकिन क्या इसके मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि कोरोना खत्म हो गया है? जी नहीं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि देश में सावधानी अब भी क्यों जरूरी है। क्या भारत में तीसरी लहर का पीक आ गया? 14 जनवरी 2,68,833 केस, 15 जनवरी 2,71,202 केस, 16 जनवरी 2,58,089 केस। क्या तीसरी लहर खत्म होने की कगार पर है? इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। फरवरी 15 तक केसेस हर जगह से कम होना शुरू हो जाएगा। जो संक्रमण का सबसे अधिकतम स्तर था, शायद या तो हम उससे निकल रहे हैं या उससे हम निकल गए हैं। क्या अब हटेंगी पाबंदियां? दो शहरों के आंकड़ों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली और मुंबई में कोरोना का विस्फोट हुआ और कैसे कोरोना खत्म होता नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए मुंबई का हाल। मुंबई में 7 जनवरी 20,971 केस, 15 जनवरी 10,661 केस, 16 जनवरी 7,895 केस, 17 जनवरी 5,956 केस। यानी 10 दिनों में मुंबई में केस घटकर करीब करीब 1/4 के आसपास आ गए हैं। यही हाल दिल्ली में भी नजर आ रहा है। दिल्ली का डेटा देखिए। 13 जनवरी 28,867 केस, 15 जनवरी 20,718 केस, 16 जनवरी 18,286 केस, 17 जनवरी 12,527 केस। 5 दिन में आधे से भी कम रह गए केस। ये कहना मुश्किल है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे इसके केसेस जो हैं वो पीक करेंगे। तो पूरे भारत के लिए कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से संकेत आ रहे हैं, अब आप देखिए महाराष्ट्र में केसेस कम हुए हैं, कुछ जगह और भी कम हुए हैं, नंबर देखें तो दिल्ली में भी कम आए हैं। तो उस प्रकार से अधिकांश जगह मुझे ऐसा लगता है कि जो संक्रमण का सबसे अधिकतम स्तर था और शायद या तो हम उससे निकल रहे हैं या उससे हम निकल गए हैं। केस कम होने का सिलसिला देश भर में जारी है, लेकिन जानकारों की राय है कि कोरोना केसों की संख्या में कमी से हमें लापरवाह नहीं होना है। रूरल एरिया में थोड़ा सा इन्फेक्शन स्लो प्रोग्रेस होता है, तो उसको देखते हुए लगता है इसकी संभावना सबसे ज्यादा की जा सकती है कि वह फरवरी मिड से लेके फरवरी लास्ट तक वहां भी पीक आ जाना चाहिए। बट अलग अलग स्टेट में अलग अलग आएगा। हिंदुस्तान का पीक जो है वो फरवरी के आसपास आना चाहिए। यानी देश में केस बेशक कम हो रहे हैं, लेकिन अभी देश में कोरोना का पीक नहीं आया है। आंकड़े बताते हैं कि केस भले कम हुए हों, लेकिन देश में संक्रमण की दर बढ़ रही है। 14 जनवरी 2,68,833 केस आए, जबकि पॉजिटिविटी रेट था 16.66%। 15 जनवरी को 2,71,202 नए केस आए, जबकि पॉजिटिविटी रेट था 16.28%। 16 जनवरी को 2,58,089 केस सामने आए, जबकि पॉजिटिविटी रेट था 19.65%। तो फिर सवाल ये है कि डेली केसेस कम आने के पीछे कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कम टेस्टिंग। 14 जनवरी को जब 2,68,000 के करीब केस आए तो 16,13,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। इसी तरह 15 जनवरी को जब 2,71,000 से ज्यादा केस आए तो 16,65,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। और 16 जनवरी को जब 2,58,000 केस आए तो सिर्फ 13,13,000 टेस्ट हुए। यानी जब टेस्ट कम हुए तो डेली आने वाले केसेस की संख्या पर भी फर्क पड़ा। लेकिन अभी देश के लिए अगला 1 महीना मुश्किल है। जैसे कि हमने पिछले साल भी देखा था कि बाकी एरियाज में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, रूरल एरियाज में हो सकता है कुछ समय तक रहे। तो ये पीक स्टेट बाय स्टेट, रीजन बाय रीजन वेरी करेगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, फरवरी 15 तक केसेस हर जगह से कम होना शुरू हो जाएगा। यहीं से सवाल उठता है कि अब उन शहरों से प्रतिबंध हटाने के बारे में सोचा जाएगा जहां से कोरोना गुजर चुका है। दिल्ली से संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वहीं देश में लगातार चौथे दिन 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। कल रिपोर्ट हुए हैं आंकड़ों में। आपको बता दें, कोरोना के 2,58,089 केस
इस दौरान 385 लोगों की मौत हुई। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या की बात करें तो ये अब 8000 को पार कर गई है। अब संख्या हो चुकी है 8209 और इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 16,56,341 हो गई है। दिल्ली मुंबई में केसेस घटे हैं, लेकिन कई राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए ये अपडेट हम दे देते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी केसेस कम हुए हैं, 12,527, मुंबई में 5,956, उत्तर प्रदेश में 15,622, गुजरात में 12,753, हरियाणा में 9,204 केसेस रिपोर्ट किए गए। और बात करें तमिलनाडु की, यहां पर भी केसेस कम हुए हैं, 4,108, हिमाचल प्रदेश में 2,446, झारखंड में 2,499, जम्मू कश्मीर में 2,827 केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। अगला आने वाला एक महीना ये मुसीबत भरा हो सकता है। केसेस धीरे धीरे कर कम तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपसे अपील है कि आप लापरवाही ना बरतें। बात मौसम की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी लगातार जारी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी ने कहीं जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है तो कहीं पर्यटक इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। क्षेत्र में लगातार बर्फबारी और बारिश से हालात कुछ ऐसे हैं, तो वहीं सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी से पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई बर्फ के गोले बनाकर खेल रहा है तो कोई बर्फ पर लोटपोट हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है, आप प्लीज जरूर आइए। कश्मीर में आने के बाद बहुत अच्छा है, स्नोफॉल देख के बहुत अच्छा लगा। फुल एंजॉय हो रहा है, स्नोफॉल देखने को मिली आज हमें। अब गुलमर्ग जा रहे हैं, आगे देखो और अच्छी जगह मिले घूमने की। हालांकि यहाँ कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कोरोना जांच व टीकाकरण करने वालों को ही पर्यटन स्थल तक आने की अनुमति दी गई है। श्रीनगर और द्रास में बर्फबारी से हाल कुछ ऐसा है। श्रीनगर में बर्फबारी कहर बरपा रही है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री के आसपास है, वहीं द्रास में तापमान -9 डिग्री तक चला गया है। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। कुपवाड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश और बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इलाके में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। लोग मजबूरी में घरों से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में भी गिरावट आई है। कश्मीर में लगभग सभी जगहों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया है। अधिकांश जिलों में रात का तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। दिन में भी ठिठुरन बढ़ी है। मौसम विभाग की माने तो आज भी जम्मू के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। सियासत में जनता का दिल जीतने के लिए केजरीवाल ने चुनाव से पहले चुनाव का खेल दिया। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए ऑनलाइन पोल लॉन्च किया। इस पोल के नतीजों का ऐलान केजरीवाल आज करेंगे। 2022 इलेक्शंस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, उसके नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट, औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। आम आदमी पार्टी के पोल में करीब 22 लाख वोट मिले हैं, जिसमें वॉइस मैसेज और SMS के जरिए अपनी पसंद बतानी थी। व्हाट्सएप और कॉल के जरिए राय बताने की सुविधा दी गई थी। इस पोल में केजरीवाल ने खुद को अलग कर लिया था। दिलचस्प ये है कि जनता चुनेगी सीएम के पोल में विकल्प नहीं दिए गए थे, बस लोगों को अपनी राय बतानी थी। दिलचस्प ये है कि जब केजरीवाल ने ये ऐलान किया तब भी सिर्फ भगवंत मान की ही चर्चा थी। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। ऐसे में पूरी संभावना है कि पोल में भी भगवंत मान के नाम का ऐलान केजरीवाल करेंगे। हालांकि विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि सीएम के चेहरे पर पोल के जरिए आम आदमी पार्टी दरअसल डिजिटल कैंपेन चला रही है। इसके चलते लोगों के फोन नंबर पार्टी जुटा रही है, जो प्रचार में सख्ती के दौरान काम आ सकते हैं। और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। देखिए, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के एक बयान से अब नई महाभारत चल गई है।
पटोले का मोदी वाला विवादित बयान खूब वायरल हुआ। विवाद बढ़ा तो पटोले ने कैसे पलटी मारी है, आपको वो दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला आला म्हणून। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने ये बयान भंडारा में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। बयान में मोदी को मारने और गाली देने की बात थी। इस बयान की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला आला। इसके बाद शुरू हुई महाराष्ट्र में महाभारत। बीजेपी कार्यकर्ता तो इस बयान पर सड़क पर उतर आए, आगजनी हुई, नारेबाजी हुई। तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीजेपी नेताओं ने इसे पीएम पद की गरिमा का अपमान बताते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी को ही निशाने पर ले लिया। महाराष्ट्र बीजेपी के महासचिव तो मामले को लेकर थाने पहुंच गए और नाना पटोले के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। बीजेपी महासचिव और एमएलसी चंद्रशेखर बावनकुले ने कुही पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इसको लेकर उद्धव सरकार को भी लपेट लिया। नहीं, उन्होंने कुछ भी किया तो भी चलता है। नारायण राणे जी ने इतना ही कहा कि नीतीश कहाँ है मुझे मालूम है, तो उनके घर पर नोटिस लगाई। उन्होंने कहा कि मैं होता तो एक थप्पड़ मारता, तो उस पर उनकी गिरफ्तारी हुई। कि नाना पटोले जी ने मोदी जी को नौटंकी कहा, अमित भाई का, केंद्रीय गृह मंत्री का पंजाब की घटना में हाथ है ऐसा कहा, फिर भी कंप्लेंट लेने के लिए पुलिस स्टेशन तैयार नहीं। आज मैं मारूंगा ऐसा कहा, मार सकता हूँ कहा, पुलिस स्टेशन ने तो सुमोटो एक्शन लेनी चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम को तोड़ने वाला काम चल रहा है। विवाद बढ़ा तो नाना पटोले ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि वो अपने बयान में जिस मोदी का जिक्र कर रहे थे वो पीएम नहीं बल्कि उनके इलाके का एक लोकल गुंडा है जिसका नाम मोदी है। एक गाँव गुंड है और वहाँ के लोग मेरे को कंप्लेंट कर रहे थे, उस गुंड के बारे में मैं बात कर रहा था, उसका भी नाम मोदी है। और जो बीजेपी जिस तरह से आतंक कर रही है उसका कोई इस विषय से कोई अर्थ नहीं है। जो लोग मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री रहते हुए चोर बोल सकते हैं, हमें पता है प्रधानमंत्री पद की क्या गरिमा होती है, वो देश के प्रधानमंत्री होते। मैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो वक्तव्य नहीं किया हूँ। बयान का क्या मतलब है ये तो नाना पटोले ही जाने, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया जिसको आने वाले दिनों में कांग्रेस के खिलाफ भुनाने की कोशिश की जाएगी। बिहार में एनडीए गठबंधन में भी अंदरखाने घमासान चल रहा है। नालंदा कांड पर बीजेपी और विरोधी सीएम नीतीश पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब पर जुबानी जंग जारी है जिसका असर गठबंधन के गणित पर पड़ रहा है। तस्वीरें मोतिहारी की हैं। पुलिस अवैध शराब का धंधा करने वाली पंचायत प्रतिनिधि के घर छापेमारी करने पहुंची थी। शराब माफियाओं ने दरवाजा नहीं खोला, पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। पंचायत प्रतिनिधि रूबी देवी समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मौके से भारी मात्रा में नेपाली शराब भी बरामद हुई है। सुपौल में शराब पार्टी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार 3 शख्स पेशे से बैंक कर्मचारी हैं। एक तरफ बिहार में सुशासन बाबू की सरकार शराब माफियाओं से लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ शराबबंदी के बहाने बीजेपी और जेडीयू में यूपी की सियासी लड़ाई भी बिहार में लड़ी जा रही है। संजय जायसवाल ने एक बार फिर जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा है कि चलिए, माननीय जी को ये समझ में आ गया कि एनडीए गठबंधन का निर्णय केंद्र द्वारा है और बिल्कुल मजबूत है, इसलिए हम सभी को साथ चलना है। फिर भी बार बार महोदय मुझे और केंद्रीय नेतृत्व को टैग कर न जाने क्यों प्रश्न करते हैं। एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम सभी को मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए।
ये एक तरफा अब नहीं चलेगा। इस मर्यादा की पहली शर्त है कि देश के प्रधानमंत्री से ट्विटर न खेलें। ट्विटर खेलकर अगर उन पर सवाल करेंगे तो बिहार के 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता इसका जवाब देना अच्छे से जानते हैं। बीजेपी बार बार नीतीश को खुली चुनौती दे रही है, लेकिन हर बार फ्रंट फुट पर खेलने वाली जेडीयू इस बार बैक फुट पर है। में लिखा है कि गठबंधन को बचाना हम सभी का कर्तव्य है, तो ठीक बात है। उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि कुछ भी ऐसा न करे जिससे गठबंधन को कहीं नुकसान पहुंचे। जेडीयू के लिए एनडीए मजबूरी है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम जेडीयू के मन मुताबिक नहीं रहा है। बिहार में सरकार चला रही एनडीए के पास कुल 125 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के खाते में 74 सीटें, जेडीयू की 43, तो वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी और मांझी की पार्टी के पास 4-4 सीटें हैं। यही वजह है कि बीजेपी खुले तौर पर नीतीश को चुनौती देती रहती है, तो वहीं एनडीए में सहयोगी जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार को शराबबंदी की समीक्षा की नसीहत दे चुके हैं। तो भाई अगर इतना प्रॉब्लम है तो भाई आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दीजिए, आपको कौन कह रहा है रहने के लिए। लेकिन आप सब साथ रह करके अनाप शनाप बोलिएगा तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा कोई भी सहयोगी दल। देखिए, जनता दल यूनाइटेड तो कुछ बड़बोले नेता राजनीति के चिरकुट हैं। इनके इन्हीं बयानों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इनकी औकात बता रही है। संजीव कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है वो शायद भूल गए हैं कि जीतन राम मांझी जी वो आसमान है जिस पर ये जितना दाग उठाने की कोशिश करेंगे वो दाग इनके मुंह पर आके गिरेगा। तकरार का असर ये है कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू अब अकेले ही मैदान में उतर रही है और आज की बैठक में जेडीयू तय करेगी कि वो कितनी सीटों में मैदान में उतरेगी। भाजपा के साथ हमारा तालमेल नहीं हो पाया, इसलिए जनता दल यू ने अपने बलबूते पर अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया। कल उत्तर प्रदेश जनता दल की बैठक है जिसमें फैसला किया जाएगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी शराबबंदी के मसले पर गठबंधन में दरार है और ये दरार यूपी से लेकर केंद्र तक क्या क्या गुल खिलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। काबुल के पश्चिम में बदगीस प्रांत में 2 बार भूकंप आए हैं। भूकंप से कम 22 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में मकानों के टूटने की खबर मिल रही है। दूर दराज के इलाकों से खबरें अभी आनी बाकी है। पहला भूकंप 5.3 तीव्रता का था, जबकि दूसरा भूकंप 4.9 तीव्रता का था। कदीस जिले में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। बड़ी खबर आपको राजनीति से जुड़ी हुई बता दें। बीजेपी और अपना दल के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक बेनतीजा रही और आज दोपहर बाद फिर होगी बैठक। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास बैठक हो सकती है। बीजेपी और अपना दल के बीच 36 सीटों पर चर्चा हुई है। बीजेपी दफ्तर और धर्मेंद्र प्रधान के घर पर यह बैठक हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 36 सीटों पर फाइनल नहीं हो पा रहा है फॉर्मूला। राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज 2:30 बजे एक बार फिर बैठक होगी। क्या आज इस बैठक में कोई हल निकल पाएगा? क्या फाइनल फॉर्मूला तैयार हो जाएगा आज की बैठक में? बीजेपी हाईकमान के साथ बैठक, हालांकि अपना दल के साथ जो बैठक हुई वो बेनतीजा साबित हुई। 36 सीटों पर जो बात चल रही है उसको लेकर कोई फॉर्मूला अभी तक तैयार नहीं हुआ है। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, अब सवाल यही है कि जो 2:30 बजे आज बैठक होगी, क्या फाइनल फॉर्मूला तैयार हो पाएगा आज? ये ऐसा लग रहा है, देखिए कि बातचीत जो है वो आखिरी दौर में चल रही है। दरअसल अपना दल की तरफ से 36 सीटें पर दावेदारी की गई, जहां पर उसने कहा कि हम अपने उम्मीदवार जिता सकते हैं। अब इन सीटों पर बीजेपी और अपना दल की तरफ से ये बातचीत चल रही है फिलहाल कि किस सीट पर बीजेपी ज्यादा मजबूत है और किस सीट पर अपना दल ज्यादा मजबूत है, और उसके आधार पर सीटों का वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी तक बीजेपी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कोई भी ऑफर अपना दल को नहीं दिया गया है। अपना दल मान के चल रहा है कि उसको 15 से 18 सीटें मिल सकती है इसमें से, और इसी पर बातचीत चल रही है। आज दोपहर 2:30 बजे के आसपास ये बैठक जब दोबारा शुरू होगी, सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि उसमें किसी एक नतीजे पर पहुंच सकता है गठबंधन की बातचीत का ये दौर। जी,
विकास, एक बात समझनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इन परिस्थितियों में, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव एक के बाद एक गठबंधन पर गठबंधन किए जा रहे हैं। बीजेपी गठबंधन में अपने साथियों को, अब 107 सीटें बीजेपी की घोषित हो चुकी हैं, उसके बाद भी अभी तक ये फैसला क्यों नहीं कर पा रही है? क्या अपना दल ने जो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है, बीजेपी उसको देखकर नहीं समझ पा रही है कि इतनी आंक नहीं पा रही है कि क्या अपना दल इतनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी, इसलिए पेच फंसा हुआ है? कि देखिए, एक तो बड़ी वजह यह है कि अपना दल और निषाद पार्टी जिस दौर में उनका चुनाव होगा वो 6वां 7वां दौर है, और ऐसी सूरत में बीजेपी और ना ही इन पार्टियों को बहुत कोई जल्दबाजी है कि वो उम्मीदवार गठबंधन से उम्मीदवार फाइनल हो जाए। बातचीत बहुत धीरे धीरे चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक बड़ी वजह ये है कि अखिलेश यादव की तमाम समाज दूसरे दलों के साथ गठबंधन के बाद अब बीजेपी जो है वो अपने एलाइज के साथ दबाव में, एलाइज की मांग भी बढ़ गई है, और ऐसी सूरत में अमित शाह इन बैठकों में खुद बैठ रहे हैं, और सब जानते हैं कि अमित शाह बहुत हार्ड बार्गेनर हैं, वो आसानी से सीटें नहीं देते हैं अपने गठबंधन दलों को, और इसलिए एक एक सीट जो दावेदारी इन गठबंधन दलों की तरफ से की गई है, उस पर डिस्कशन हो रहा है बाकायदा कि कौन सी सीट अपना दल जीत सकता है, कौन सी निषाद पार्टी जीत सकती है, और कौन सी बीजेपी जीत सकती है, और फिर उसके आधार पर आगे गठबंधन का फॉर्मूला तय है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो किस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात बनती है, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के पहले आज पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी से यूपी में ग्राउंड पर उतरेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। बात सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की कर लेते हैं। पीएम आज काशी के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान पीएम मुख्य रूप से बूथ अध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में विधायक, क्षेत्रीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी भी वर्चुअली जुड़ेंगे, यानी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले ट्वीट कर यूपी की जनता से नमो ऐप पर सुझाव भी मांगे हैं। सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की बात करें तो 23 जनवरी से शुरू होने वाले गृह मंत्री के इस दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पीएम आज काशी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, बूथ अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से बातचीत करेंगे। वर्चुअल संवाद में करीब 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। विधायक, मंडल अध्यक्ष, जिला अधिकारी भी इस बातचीत में शामिल होंगे। कार्यकर्ता सुझाव भी मांगे गए हैं। वहीं अमित शाह भी मैदान में उतरेंगे, 23 जनवरी से यूपी का दौरा करेंगे। गृह मंत्री के दौरे पर सबकी निगाहें हैं, सभी जिलों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दौरे के बीच में चुनावी रैलियां भी करेंगे, जनसभा भी कर सकते हैं। 2017 की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे ही यूपी प्रवास किया था और बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई थी। तैयारी अब भी कुछ ऐसी है, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की तैयारी है। तो अमित शाह के दौरे पर सभी की निगाहें हैं और सभी सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार कब मैदान पर नजर आएंगे अमित शाह, और अब जल्द ही यूपी के हर जिले का दौरा करेंगे अमित शाह। पार्टी को मजबूत करेंगे, काडर का हौसला बढ़ाएंगे, जमीन स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो 2017 में बीजेपी की बम्पर जीत मिली थी। बीजेपी प्लस को 325 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो वहीं एसपी गठबंधन को 54 सीटों पर जीत मिली थी। बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई थी और अदर्स के खाते में आई थी 5। तो 2017 में जो बम्पर जीत मिली उसका पूरा श्रेय मोदी शाह की जुगलबंदी को मिला था। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 2017 में क्या गणित रहा था। और देखिए, जो मोदी और शाह की जुगलबंदी है 2017 में, इसने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत दिलाई थी। अब ऐसे में कई सवाल हैं जो आजकल यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा में है। चलिए उनकी बात भी कर लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। क्या मोदी शाह की जोड़ी इस बार जलवा बिखेर पाएगी? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं, दूसरी तरफ 23 जनवरी से खुद अमित शाह ग्राउंड पर होंगे। क्या मोदी योगी के नाम पर वोटरों को साथ पाएगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल है। क्या 2017 की तरह ही शाह की कूटनीति कमाल कर पाएगी? बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह। अब सबकी नजर उन पर टिकी हुई है कि क्या उनकी कूटनीति इस बार काम कर पाएगी। और चौथा सवाल है, क्या एक बार फिर चलेगा बीजेपी के चाणक्य? क्या उत्तर प्रदेश में जादू? ये सवाल सबके मन में है। क्या अपनी चाणक्य नीति से फिर बम्पर जीत दिलाएंगे अमित शाह? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि बीजेपी पूरे दमखम के साथ अब चुनावी मैदान में है। 107 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। बाकी सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है।
देखिए, बीजेपी में टिकट बंटवारे पर मंथन अभी भी जारी है। बीजेपी ने 107 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पिछले ऐलान में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से उतार दिया गया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में हमने पूछा कि इस फैसले से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। आइए देखते हैं इस पर जनता की राय क्या है। आज के सी वोटर का पहला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब आने ही वाला है और सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी को लेकर। सीएम योगी को गोरखपुर से चुनाव लड़वाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर बीजेपी की मजबूरी है? सवाल बड़ा सीधा, गोरखपुर से योगी की उम्मीदवारी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी? मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं 55% लोग। 55% लोगों का मानना यह है कि योगी आदित्यनाथ को उन्हीं के शहर गोरखपुर से उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हालांकि 32% लोग इसे मजबूरी मान रहे हैं। पता नहीं कहने वालों की संख्या आप देख रहे हैं, 13% लोगों का कह रहा है पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर मास्टर स्ट्रोक कहने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा 55%। और सर्वे में अब अगला सवाल जो इसी सवाल से जुड़ा हुआ है, जरा उस पर नजर डालिए। तो योगी तो चुनाव मैदान में उतर आए हैं और अगला सवाल ये कि योगी के चुनाव लड़ने से अखिलेश यादव पर भी क्या चुनाव लड़ने का दबाव बनेगा? और इसके जवाब के तौर पर आंकड़े आपके सामने हैं। 48% लोगों का मानना है कि हां, अखिलेश यादव पर भी अब दबाव बनेगा कि वो भी चुनाव मैदान में उतरे और सीधे विधानसभा चुनाव लड़ें। 33% लोग हालांकि ना में जवाब दे रहे हैं कि नहीं, अखिलेश यादव पर योगी के चुनाव लड़ने का कोई दबाव नहीं बनेगा। पता नहीं कह रहे 19% लोग। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पहले चरण में पश्चिमी यूपी के जाटलैंड की 11 जिलों में वोटिंग होगी और इसलिए अब बात यूपी की सियासी लड़ाई की करेंगे, जहां मतदाताओं के कंधे पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। अखिलेश से लेकर बीजेपी किसानों को लुभाने में जुटे हुए हैं और इसके लिए अखिलेश ने किसानों को लुभाने की तीसरी कसम भी खा ली है और वो अन्न हाथ में लेकर। हाथ में अन्न, जुबां पर प्रण, बगल में किसान और मंच पर संकल्प का बोर्ड। इन सब तैयारियों के साथ पहले चरण के लिए अखिलेश यादव ने चल दिया अपना पहला दांव। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं, जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्न संकल्प है। अखिलेश की ये कसम असल में किसान वोट के लिए उठाया गया एक और कदम है, जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए अन्न संकल्प पूरा होते ही अखिलेश ने किसानों के लिए वादों का पिटारा भी खोला कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। लखीमपुर के तेजिंदर विर्क को साथ बैठाकर किसानों को जीप कांड की याद भी दिलाई। किसानों के लिए लुभावने वादे और जयंत चौधरी से गठबंधन कर मजबूत हुए अखिलेश को इस तीसरी कसम की जरूरत क्यों पड़ी, अब इसे समझिए। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। इस दौरान 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें पश्चिमी यूपी के 11 जिले हैं और ये वही जिले हैं जिन्हें किसान आंदोलन का केंद्र समझा जाता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की आधी सीटों पर जीत हार की चाबी किसान के पास होती है, लेकिन पश्चिमी यूपी में किसानों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। पश्चिमी यूपी में कुल 136 सीटें आती हैं, जिसमें 120 सीटों पर किसान निर्णायक भूमिका निभाता है। अखिलेश राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि जिसने किसानों का दिल जीत लिया वही यूपी में सत्ता का सरताज बनेगा। पिछले 2 चुनाव के नतीजों की बात करें तो पश्चिमी यूपी की अहमियत 2012 विधानसभा, 2017 विधानसभा, बीजेपी 20-109, एसपी 58-21, बीएसपी 39-3, बीजेपी 20 से 109, एसपी 58 से 21, बीएसपी 39 से 3। नतीजा, एसपी की सरकार, बीजेपी की सरकार
इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश ने अन्नदाताओं के आशीर्वाद के लिए अपनी तीसरी कसम ली, तो बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने अखिलेश की कसम पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी। तो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गन लेकर घूमने वाले हाथ में अन्न लेकर किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। इनके शासन में किसान रात को अपने खेत पर जाने से भी घबराते थे। कुल मिलाकर बात ये कि पश्चिमी यूपी के वोट के लिए सियासी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछा रही हैं, क्योंकि 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन की वजह जाट और किसान वोट थे, लेकिन अब किसान आंदोलन की वजह से अन्नदाता बीजेपी से नाराज माना जा रहा है। यूपी के किसान लगातार केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने अब तक गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में अखिलेश इन बातों को मुद्दा बनाकर अन्नदाताओं का आशीर्वाद पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में जाट और गुर्जर नेताओं को जमकर टिकट दिया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 17 जाट और 7 गुर्जर नेताओं को उतारा है, क्योंकि यूपी की महाभारत में जाति भी एक बड़ा फैक्टर है। ऐसे में सवाल ये कि अन्नदाता किसके साथ है, इसका अंदाजा तो लगाना मुश्किल है, लेकिन 10 मार्च को आने वाले नतीजों से किसान के मन की बात को पूरा देश सुन लेगा। देखिए, चुनाव के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं, वोट के लिए जान भी जोखिम में डालने से कोई परहेज नहीं करते। कोरोना के चलते तमाम प्रतिबंधों के बाद भी अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि नेताजी को लोगों की जान की नहीं, सिर्फ अपने वोट की फिक्र है। चुनाव बाद भले ही नेता जनता जनार्दन को भूल जाए, इलाकों में सांसद विधायकों के लापता वाले पोस्टर लग जाए, लेकिन नेताओं को जनता की याद नहीं आती है। चुनावी मौसम में अगर नेताओं के पास भीड़ न हो तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। अब भले ही चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते सिर्फ 5 लोगों को डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी हो, लेकिन चुनावी मौसम में नेताओं से भीड़ का मोह छूटता नहीं। रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नोएडा में जनसंपर्क के लिए आए तो उनके साथ 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब बघेल की सफाई और आरोप सुन लीजिए। आयोग से कहना चाहता हूं कि वो डेमो करके दिखा दे कि मुझे किस प्रकार प्रचार करना राजनीतिक दल को। मेरे साथ तो प्रत्याशी है और जिला का अध्यक्ष हैं, मेरे सुरक्षा कर्मी हैं, Z+ मेरी सुरक्षा है, 20 से अधिक सुरक्षा अधिकारी हैं, स्टेट पुलिस के रहते हैं। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष दिखना चाहिए। यदि अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सैकड़ों लोगों को जुलूस लेके चलते हैं, वहाँ FIR नहीं होता। मुख्यमंत्री जी की शिकायत अमरोहा की इस घटना को लेकर है। हसनपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी को टिकट क्या मिला, जश्न में पाबंदियां ही भूल गए, पूरा जुलूस लेकर सड़क पर उतर गए। अखिलेश ने कार्रवाई न होने को मुद्दा बना लिया। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। चुनाव आयोग पर सवाल उठे तो अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ये सिर्फ एक पार्टी और एक नेता की कहानी नहीं है। बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे अखिलेश की पार्टी के नेताओं ने भी आचार संहिता का उन्नाव में जमकर मजाक उड़ाया। तो वहीं मुजफ्फरनगर में एक और नेता उमेश मलिक भीड़ के मोह में अपने ऊपर केस दर्ज करवा बैठे। रोड शो की मनाही थी, लेकिन नेताओं के लिए शक्ति प्रदर्शन जरूरी है, लिहाजा उमेश मलिक ने आचार संहिता का नियम तोड़ बुढ़ाना विधानसभा में रोड शो निकाला।
इस रोड शो पर पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार उमेश मलिक समेत 14 नेताओं पर केस दर्ज कर लिया। चुनावी राज्यों में कोरोना की पाबंदियों के साथ लोगों तक पहुंचना बड़ी चुनौती है, इसलिए नेता नियम तोड़कर सड़कों पर उतर रहे हैं और इसलिए भीड़ अब जुट भी रही है। चुनाव आयोग को इसे लेकर सख्ती करनी होगी, क्योंकि सवाल आम जनता की जान का है। कल से बीजेपी से निष्कासित नेता हरक सिंह रावत भावुक होते नजर आए। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस से आई एक नेता के आने से दुखी हैं। उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष सरिता आर्या के बीजेपी में जाते ही टिकट देने की संभावना का विरोध हो गया। बीजेपी के महिला मोर्चा ने इस्तीफे की धमकी दे डाली है। तो अब बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि हरक सिंह रावत क्या कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि कल जब उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई तो उन्होंने कहा कि वो निस्वार्थ भाव से कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। हालांकि ये भी देखना होगा कि क्या वो कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं। रोने के अपने फायदे हैं। कुछ लोग तो रोकर खो देते हैं और कुछ लोग रोकर बहुत कुछ पा लेते हैं। अभी ये रोने की नई ताज़ा घटना है। बीजेपी से निकाले जाने पर रोए हरक सिंह रावत। अब देखना यह है हरक सिंह रावत के ये आंसू उनको किस नई राह पर ले जाते हैं। लगातार एनकाउंटर, आतंकवादियों के हमले, जवानों की शहादत के बीच कश्मीर से एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसे देखने के बाद लगता है कि कश्मीर में बदलाव हो रहा है। बदलाव ऐसा है कि आतंकियों के परिजन ही अब पुराने आतंकियों से सरेंडर की अपील कर रहे हैं। कभी एनकाउंटर, कभी गोलाबारी, इस सब के बीच हम आपको कश्मीर से आया एक ऐसा बयान दिखा रहे हैं जो बताता है कि कश्मीरी आवाम ही अब दहशतगर्दी खत्म करना चाहती है। मेरा नाम जुनेद है और मेरे चाचा एक्टिव मिलिटेंट है जिसका नाम जहांगीर सरूरी है। उसका असली नेम मोहम्मद अमीन है। मेरी अपील है उससे यही कि वो सरेंडर करे और अपने घर वालों से और हमारे साथ घर में रहें। वो सरेंडर करी, मेरी यही अपील है। ये जुनैद है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले का रहने वाला एक युवक। जुनैद अपने आतंकी चाचा को सरेंडर करने के लिए कह रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये जुनैद के चाचा हैं, जिसका नाम अमीन उर्फ जहांगीर सरूरियो है। अमीन उर्फ जहांगीर 1990 के शुरुआत में आतंकी कैंप में शामिल हो गया था। 1990 से ही अमीन की तलाश सेना को है। सबसे पुराने आतंकियों में शामिल जहांगीर से उसका परिवार ही दहशतगर्दी छोड़ने की अपील कर रहा है। ये बताते हुए जहांगीर जैसे तमाम लोगों को आतंक का रास्ता क्यों छोड़ देना चाहिए। मेरे घर तक आर्मी पहुंची और मुझे बुलाया गया और सिखाया गया कारपेंटर का कोर्स 90 डेज़ का। उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट भी दी गई। और जो अदनान है जहांगीर अंकल का लड़का, उसकी टांग में भी चोट आई थी और वहाँ भी आर्मी पहुंची थी और उसकी हेल्प की थी। ना कोई हुक्मरान, ना कोई यहाँ का हुर्रियत लीडर, ना कोई आवाम वहाँ तक पहुंची। वहाँ भी आर्मी पहुंची और हमारी हेल्प की। तो सुना आपने, सेना ने कैसे जुनैद की मदद की और जुनैद को एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए एक मकसद दिया। ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कश्मीर में अब गिने चुने आतंकी बचे हैं। घाटी में पहली बार 100 से भी कम घरेलू आतंकी बचे हैं। 12 जनवरी तक ही सुरक्षा बलों ने 14 आतंकियों को ढेर कर दिया है। यानी एक तरफ आतंकियों का सफाया हो रहा है तो जिंदगी सामान्य होने लगी है। घाटी में सैलानी लौटने लगे हैं। ऐसे में अब परिवार भी पुराने आतंकियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील कर रहे हैं। जितनी जल्दी जहांगीर और दूसरे आतंकी ये बात सुन ले, उतनी जल्दी कश्मीर में अमन चैन बहाल हो पाएगा। तो देखिए, कश्मीर तो बदल रहा है लेकिन मौसम नहीं बदल रहा है। सर्द हवाओं से देश भर में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। शीतलहर और भारी कोहरे से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। देखिए उत्तर भारत की ये वेदर रिपोर्ट। ठंड से कांप रहा है उत्तर भारत।
कहीं कोहरा तो कहीं शीतलहर बनी मुसीबत। तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की है। लोगों की बेबसी और लाचारी देखिए। ठंड से बचने के लिए कोई पन्नी जला रहा है तो कोई पुराने कपड़े। प्रशासन का दूर दूर तक अता पता नहीं है। मदद के नाम पर गरीब लाचारों को गर्म कपड़े नहीं, सिर्फ झूठे वादे ही नसीब हो रहे हैं। आप लोग क्या जला रहे हैं? ये तकिया है। अच्छा, कपड़ा जला रहे हैं। किस बात के लिए? ठंड के लिए। ठंड बहुत है, जलाने के लिए कुछ नहीं। जलावन नहीं दिख रहा है कुछ? जलावन नहीं है तो पन्नी के लग रहा है, लग रहे वही गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ से लकड़ी लाएंगे। भोपाल में भी ठंड के तेवर सख्त है। भारी कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। आसमान में छाए बादल के चलते दिन भर कड़ाके की ठंड बनी हुई है। ठंड से गरीब लाचारों की मदद के लिए सरकार भी सक्रिय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात में भोपाल के शाहजहानी पार्क के सामने बने रैन बसेरा का दौरा किया। लोगों से बात की, उनकी तकलीफों को जाना। इस रैन बसेरे में मैं पिछले साल भी आया था। नीचे करके लोग यहाँ पे है और कंबल गद्दा उसकी व्यवस्था भी है, ओढ़ने की व्यवस्था है, अलाव भी जल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ स्थान बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए मैंने निर्देश दिए हैं। अब इन 4 तस्वीरों से जानिए सर्द मौसम का दर्द। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं। लोग अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश में जुटे हैं। कुछ ऐसा ही हाल लुधियाना, मुरादाबाद और पटना का भी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा ठंड है। शीतलहर के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ठंड है, हाथ गले जा रहे हैं। मजदूर आदमी है, बाहर से आए, काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो रोटी, बाल बच्चे रोटी कहाँ से खाएगा। हाँ जी, पिछले साल से ज्यादा ठंडी इस टाइम है। बहुत ठंडी है, बढ़ गया है और आग तापने से राहत है। राजधानी दिल्ली में मौसम का सितम बरकरार है। कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें दोगुनी बढ़ा दी हैं। इस कड़ाके की ठंड में गरीबों लाचारों के लिए रैन बसेरा ही एकमात्र सहारा है। लेकिन बढ़ती ठंड के चलते रैन बसेरे भी भर रहे हैं। लोगों को रैन बसेरे में जगह नहीं मिल रही है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिन तक कोहरा रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 3 दिन शीतलहर का असर रह सकता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।